हाय फोक्स, अभी हम कवर करने वाले हैं अपना यूनिट 3। हमने यूनिट 2 तक कवर कर लिया है। जल्दी से चलते हैं अपने सिलेबस पे, फिर चलेंगे अपनी पीपीटीज पे। तो ये रहा हमारा सिलेबस। हम इसमें कवर करने वाले सोशल प्रोसेस प्रॉब्लम्स का यूनिट 3। यूनिट 3 में है क्या क्या? सोशल इंस्टीट्यूशन, मैरिज, फैमिली, किनशिप, दे आर ऑल सोशल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशन और रिलीजन एंड इकोनॉमी, और रिलीजन इकोनॉमी के मीनिंग एंड फंक्शंस, ये सब हम कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से चलते हैं हम अपनी, जैसे देखते हैं सबसे पहले है सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले मान लो एक सोसाइटी है, हाँ, अभी उसमें लोग हैं, लोग ने इंटरेक्ट करना शुरू किया। उस इंटरेक्शन से कुछ ग्रुप्स बन गए, कुछ एक और जैसे इंडिविजुअल का ग्रुप बना। अभी उस इंडिविजुअल्स ने कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज अपनी इंटरेक्शन से बनाई, तो कुछ उस इंटरेक्शन से नॉर्म्स एंड वैल्यूज बन गई। उसी नॉर्म्स एंड वैल्यूज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब बार बार रिपीट होती रही, तो वो एक सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया, और वो पूरा सोशल स्ट्रक्चर एक सोशल इंस्टीट्यूशन बन गया। ऐसे ही बने फैमिली। देखो, फैमिली में कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं। मैरिज में भी कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुई, और एट द एंड ऑफ द डे सोशल इंस्टीट्यूशन बन गई जाके। सेम वैसे ही किनशिप है, किनशिप में भी यही सेम चीज हुई, नॉर्म्स एंड वैल्यूज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम से फिर वो इंस्टीट्यूशन बन गई जाके। तो अभी हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस के तीन एक्सपेक्ट, फैमिली, मैरिज और किनशिप। फिर एजुकेशन, इकोनॉमी, वो अभी हम आगे देखेंगे, वो भी इसी यूनिट का पार्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या बोलते हैं। सोशियोलॉजिस्ट आर आल्सो ऑफ द ओपिनियन दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज मे नॉट हैव मच एक्सेप्टेंस एज बिफोर। जैसे ऐसा क्यों बोल रहे हैं सोशियोलॉजिस्ट? क्योंकि देखो, फैमिली का मेन फंक्शंस थे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना है, लेजिटिमाइज करना है रिलेशनशिप्स को। पर धीरे धीरे ये जो जितने भी फंक्शंस हैं, ये बाकी सारे इंस्टीट्यूशन ले ले रहे हैं फैमिली की जगह। तो इसीलिए जो फैमिली का इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। पर कुछ सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये हम दूसरी लाइट में देख रहे हैं चीजों को। अभी सोशल इंस्टीट्यूशन में एक है इंस्टीट्यूशन है फैमिली। फैमिली एज अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि फैमिली ऑलमोस्ट हर एक सोसाइटी में पाई जाती है। मतलब हर एक टाइप ऑफ सोसाइटी में हमें बहुत कम ही सोसाइटी ऐसी दिखती है जहां पे फैमिली ना हो। तो वही फैमिली इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक यूनिट इंस्टीट्यूशन। देर इज हार्डली एनी सोसाइटी वेयर फैमिली डज नॉट एग्जिस्ट। फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन हैज बीन कंसिडर्ड यूनिवर्सल। ठीक, दो सम सोशियोलॉजिस्ट रेज क्वेश्चन अबाउट वेदर लाइक इन द कम्युनल सेटिंग। कम्युनल सेटिंग में क्या होता है कि एक इजराइल में एक सेटअप बोलते हैं उसको, कुमुद सेटअप बोलते हैं शायद। तो उसमें होता क्या है, उसमें एक फैमिली, जितने भी बच्चे होते हैं वो सब एक एक अलग इंस्टीट्यूशन में बड़े होते हैं। पर उसमें हम कम्युनल सेटिंग में भी देखते हैं कि जो बच्चे हैं दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन देयर फैमिली। सो इसीलिए हम बोलते हैं फैमिली एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है। तो इसलिए हम बोलते हैं फैमिली एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है जो ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में पाया जा रहा है। इसीलिए फैमिली को हम इंपॉर्टेंस देते हैं। अभी हम समझते हैं हाउ सोशियोलॉजिस्ट डिफाइंड फैमिली, कि फैमिली की डेफिनेशन क्या है। तो सोशियोलॉजिस्ट हैव ट्राइड टू डिफाइन द फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ दीज फीचर्स। अ फैमिली हैज बीन क्लोजली डिफाइंड एज सोशल ग्रुप related by ancestry, marriage or adoption, who lives together and form an economic unit and cooperatively rear their youngs. Sociologists have divided family into two types. तो सोशियोलॉजिस्ट ने फैमिली को डिफाइन करने का ट्राई किया है, लेकिन जैसे जैसे हम मॉडर्न इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हो रही है, तो फैमिली के मायने बदलते जा रहे हैं। ये हमने सोशल इंस्टीट्यूशन के नीचे ही देखा। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फैमिलीज। टाइप्स ऑफ फैमिली ये तो हमें बचपन से पढ़ा जाता है। एक्सटेंडेड फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है, जिसमें 3 जनरेशन रह रहे हो, जैसे दादा, पापा और फिर ग्रैंड चिल्ड्रन। तो ये हो गई एक्सटेंडेड यूनिट, एक्सटेंडेड फैमिली। और एक होती है न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन रह रहे हो, वो होती है न्यूक्लियर फैमिली। अभी हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ फैमिली। जब हमने बेसिक यूनिट में सोशलाइजेशन पढ़ा था, तो हमने वहां पे फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन और फैमिली एज एन प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन देखा था। यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट देखो रिपीट हो रहा है। अभी जब हम फंक्शंस ऑफ फैमिली पढ़ रहे हैं, तो हमें समझना है कि हाउ फैमिली हेल्प्स इन सोशलाइजेशन। तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये रिपीटेशन है कि हाउएवर द फैमिली हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। और फैमिली रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल फंक्शन, ये एक फंक्शन है फैमिली का। इकोनॉमिक फंक्शन भी है। पहले फैमिली एज एन इकोनॉमिक यूनिट थी, अभी आने वाले मॉडर्न टाइम में फैमिली नहीं, इंडिविजुअल एज एन इकोनॉमिक यूनिट हो गया है।
हमने कैपिटलिज्म में ये चीज देखी है कि नाउ इंडिविजुअल कंसिडर एज एन इकोनॉमिक यूनिट बट द फैमिली कंसिडर एज अ यूनिट ऑफ कंजम्पशन। पर इसके पहले जब हम फार्मिंग सोसाइटीज देखें तो वहां पे देखते हैं हम एक पूरी फैमिली ही एक तरह से फार्मिंग में इन्वॉल्व है। बच्चे कुछ कर रहे हैं, मम्मी कुछ कर रही हैं, पापा कुछ कर रहे हैं, या ग्रैंड चिल्ड्रन कुछ कर रहे हैं, या ग्रैंड पेरेंट्स कुछ कर रहे हैं। तो वो फैमिली एज एन इकोनॉमिक यूनिट थी वहां पे। अभी आइडेंटिटी एंड सोशल स्टेटस, सही बात है, आइडेंटिटी एंड सोशल स्टेटस हमको फैमिली, किनशिप, इन सब चीजों से मिलता है। इमोशनल सिक्योरिटी, फैमिली गिव्स यू इमोशनल सिक्योरिटी, व्हेनेवर देयर इज अ टर्मोइल यू गो टू द फैमिली। आगे तो फैमिली की यही बेसिक चीजें थी। उस फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं और फैमिली कैसे चेंज हो रही है ये पूछा जाता है। फैमिली से ज्यादा कुछ नहीं आता है, सिर्फ इतनी चीजें आती हैं कि इमोशनल टेंशन है, ये है, वो है। अभी हम समझते हैं मैरिज पे। मैरिज एक दूसरा सोशल इंस्टीट्यूशन है, फैमिली एक दूसरा सोशल इंस्टीट्यूशन है। मैरिज क्या करता है? मैरिज एक्चुअली लेजिटिमाइजेस द वे इन विच यू क्रिएट फैमिली। मैरिज एक लेजिटिमेशन देता है। देखो ये फैमिलीज आर आफ्टर ऑल फॉर्म्ड बाय coming together of two individuals to raise children. The coming together of two individuals in a social approved sense is what forms a marriage. Marriage therefore is much more than individual preference for another person. वही social institution कैसे guided by rules and norms and values, तो same marriage भी होगा। marriage as an institution guided by several norms, perception, rituals which may differ from society to society, but there are very few societies where alliance between the two people are consequently parenting is not under the supervising eyes of society. ऐसी बहुत कम सोसाइटीज हैं जहां पे अलायंस बिटवीन टू पीपल सुपरविजन में ना हो सोसाइटी के। मतलब जो मैरिज है वो लेजिटिमाइज करता है रिलेशनशिप ऑफ टू इंडिविजुअल और मेकिंग ऑफ अ फैमिली इन द सोसाइटी। तो और बहुत कम सोसाइटी है जहां पे ये हमें देखने को नहीं मिलता। तो लगभग सब जगह हमें मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन देखने को मिलता है। मैरिज as an institution itself is undergoing changes. For instance, some societies are now beginning to accept marriage between same sex. ये हमने अभी देखा यूएस में नए लॉज पास हुए हैं। These development do question the institutions of marriage and the function is performed. However, it found that marriage is one of those institutions which is formed in almost all societies in some form or other, same as family. अभी हम आगे देखते हैं रूल्स गवर्निंग फैमिली। एक होता है इंसेस्ट टैबू। इंसेस्ट टैबू क्या है? इंसेस्ट टैबू ये है कि यू कैन नॉट लाइक इंसेस्ट टैबू एक्चुअली डिफाइंस दैट हु आर द पर्सन यू कैन मैरी एंड हु आर द पर्सन यू कैन नॉट मैरी। तो इंसेस्ट टैबू बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और फॉर एग्जांपल एक है इंसेस्ट। So incest is a sexual activity between the close family members. So it is a taboo. So it is a taboo in most of the societies, a criminal offense and an impediment to marriage. So these are basically norms and values जो incest taboo भी है। और क्या है? और कौन से रूल्स हैं? एक है एक्सोगेमी एंड इंडोगेमी का रूल। एक्सोगेमी इंडोगेमी का रूल क्या होता है? एक्सोगेमी मतलब तुम इससे बाहर शादी करोगे, इंडोगेमी मतलब तुम इस परव्यू के अंदर ही शादी करोगे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज सम कंसेप्शन ऑफ कास्ट, सो यू हैव टू मैरी विद इन योर कास्ट। सो ये क्या है? ये एक इंडोगमी है। और एक्सोगेमी क्या है? जैसे देयर आर गोत्रास इन सर्टेन सोसाइटी, सो यू कैन नॉट मैरी विद इन द सेम गोत्रा। ये है एक्सोगेमी। तो when it comes to gotra you perform exogamy and when it comes to caste you perform endogamy। इस पैरा में यही लिखा हुआ है। अभी हम समझते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज क्या होती है। सो देयर आर, तो एक होती है मोनोगमी, एक होती है पॉलीगमी। मोनोगमी मतलब हेटेरोसेक्सुअल पार्टनर्स एक पार्टनर एक से ही शादी करेगा, हो गई मोनोगमी। पॉलीगमी क्या होता है? पॉलीगमी वो होता है जब हस्बैंड एक ही हो बट उसके स्पाउस मतलब एक ही हस्बैंड खूब सारी क्या बोलते हैं, खूब सारे फीमेल्स से अगर रिलेशनशिप बनाएगा या मैरिज होगी तो उसको बोलेंगे पॉलीगमी। या पॉलीगमी मतलब एक ही पार्टनर कई सारे पार्टनर से शादी कर रहे होंगे तो उसको बोलेंगे पॉलीगमी। पॉलीएंड्री क्या होता है? पॉलीएंड्री ऐसा कॉन्सेप्ट है कि पॉलीएंड्री मतलब वाइफ एक है लेकिन हस्बैंड नंबर ऑफ हस्बैंड्स, ये तो पॉलीएंड्री। पॉलीगेमी का मतलब है टाइप ऑफ मैरिज वेयर देयर आर मोर देन वन स्पाउस। पॉलीएंड्री का मतलब है, एंड्री का मतलब सीधे समझ लेना कि मोर हस्बैंड्स। एंड्री मतलब वन फीमेल एंड मोर हस्बैंड्स, मतलब वन अ मैरिज वेयर द वुमेन हैव सेवरल हस्बैंड्स।
ये कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? ये हमें कुछ तिब्बत के इलाकों में देखने को मिलती है। इन सम पार्ट्स ऑफ तिब्बत प्रैक्टिस पॉलीएंड्री। अच्छा, और पॉलीगेमी, ये पॉलीगेमी हम समझ चुके हैं, लेकिन एक बार इसको पढ़ना जरूरी है। These forms of marriage, polygamy, is much more common in many societies, especially where wives add to the wealth and prestige of a man, like a chief, tribal head, or a king, or where a man inherited a widow from the brother. There are several other reasons, but no chief explanation as to why this form of marriage is more common than the polyandry. हम देखते हैं polygamy. Polygamy मतलब where husband is one, but there are number of women और there are number of wives. और हमें ये ज़्यादा देखने को मिलती है पॉलीएंड्री के हिसाब से, पर हम अभी कोई एक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए हैं आज तक कि ये ज़्यादा क्यों है और पॉलीएंड्री कम क्यों है। वन ऑफ द रीजन कुड बी पेट्रियार्की। और एक और टाइप की मैरिज होती है जिसको बोलते हैं हाइपोगेमी एंड हाइपरगेमी। ये होती है ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। इसको ध्यान से समझेंगे। हाइपोगेमी मतलब हस्बैंड इज फ्रॉम लोअर क्लास, नॉट कास्ट। कास्ट और क्लास दोनों अलग अलग चीजें। क्लास मतलब रिलेटिवली पुअर, तो हस्बैंड होगा रिलेटिवली पुअर और वुमेन होगी रिलेटिवली रिच। मतलब जो कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैपिटल बाय पायरे बोर्डू। तो उस हिसाब से अगर वुमेन हायर स्टेटस है, वुमेन का स्टेटस हायर है, मेन का स्टेटस लोअर है, और अगर इन दोनों में शादी होती है तो उसको बोलते हैं हम हाइपोगेमी। और अगर मेन का स्टेटस एबव है और वुमेन का स्टेटस नीचे है, रिलेटिवली नीचे है, तो अगर इनमें मैरिज होगी तो हम इसको बोलेंगे हाइपरगेमी। ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूछे जा चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। किनशिप, हमने मैरिज देखी। मैरिज में हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ मैरिज और मैरिज के क्या फंक्शंस हैं। किनशिप और फैमिली में भी यही था। अभी हम किनशिप में देखते हैं। किनशिप में क्या है, हाउ वी डिफाइन अ किनशिप। दो तरह के रिलेशन है। एक होते हैं रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेंग्युनिटी या कॉन्सेंगुअल रिलेशन, इसमें पहले पैरे में यही लिखा है। और दूसरे होते हैं एफिनल ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। तो हम किनशिप सिस्टम में दो टाइप के रिलेशंस को पढ़ते हैं। अभी किनशिप को पढ़ने के लिए कई अप्रोचेस हैं। पहली है इंडोलॉजिकल अप्रोच। इंडोलॉजिकल अप्रोच का बेसिक ही मतलब, अच्छा कौन कौन है इनके पैट्रोनेज, केएम कपाडिया, हीरावती कर्वे, जीएस गुरे, इन्होंने इंडोलॉजिकल अप्रोच को, जीएस गुरे इंडोलॉजिकल अप्रोच ये तो सबको पता है। तो इन्होंने इंडोलॉजिकल अप्रोच को अपनाया है किनशिप स्टडीज को करने में। इन्होंने क्या किया, इंडोलॉजिकल, कोई भी इंडोलॉजिकल अप्रोच का मतलब ये होता है कि यू आर एक्चुअली लुकिंग थ्रू द टेक्स्ट, व्हाट आर द रिटन टेक्स्ट, कि उस बारे में क्या लिखा है, किसने लिखा है, या कौन सी किताब में क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिए हैं, तुम इस अप्रोच को फॉलो करते हो। दूसरी अप्रोच है एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच। एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच मतलब यू रियली गो एंड चेक द डिसेंट्स एंड अलायंस। एक होती है डिसेंट अप्रोच। डिसेंट अप्रोच मतलब यू आर एक्चुअली ट्रेसिंग कि अच्छा ये तुम्हारे पैरेलल कजिन हैं, ये तुम्हारे दादा हैं, फिर उसके दादा हैं, फिर दादा के बेटे, फिर उसके बेटे, उसके बेटे, ये हो गई। तुम यू आर एक्चुअली ट्रेसिंग द डिसेंट्स। अभी तुम पैट्रीलिनियलिटी देख रहे हो या मैट्रीलिनियलिटी देख रहे हो, वो तुम पे डिपेंड करता है। और दूसरी है अलायंस अप्रोच। ये तीन तरह के अप्रोचेस हैं। अलायंस अप्रोच बेसिकली लुई डुमो ने अलायंस अप्रोच को एक्सपोनेंट किया है। द मेन एक्सपोनेंट इज लुई डुमो। एक है अलायंस थ्योरी बाय लेवी-स्ट्रॉस ने किनशिप पे बहुत काम किया है, लेवी-स्ट्रॉस हो गए। और एक नाम है, उन्होंने किनशिप पे बहुत काम किया है, जिनको हम बोलते हैं, जो एक्चुअली में फादर ऑफ किनशिप भी हैं, उनका नाम अभी तो याद नहीं आ रहा, शायद एल एच मॉर्गन है। एल एच मॉर्गन नाम है उनका, एल एच मॉर्गन इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ किनशिप। इसको एक बार चेक कर लेना, शायद एल एच मॉर्गन ही हैं। फिर लेवी-स्ट्रॉस हैं, अभी रिसेंटली डेविड स्नाइडर हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने किनशिप में काम किया हुआ है। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ किनशिप। किनशिप की क्या डायमेंशंस हैं? तो पहला क्या है, किनशिप ग्रुप। किनशिप ग्रुप्स मतलब जो किनशिप रिलेशन है, kin relationships provide both the method of passing on status and property from one generation to another and an effective social group for purposes of cooperation and conflict. We need to identify the form of descent or of tracing one's relationship. In other words, we speak of social group
विद इन विच रिलेटिव्स कोऑपरेट और कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज व्हाई वी नीड टू डिस्क्राइब किनशिप ग्रुप्स। तो डायमेंशन मतलब किनशिप सिस्टम की कितनी कितनी डायमेंशन हो सकती हैं, तो उसमें से एक है किनशिप ग्रुप। किनशिप ग्रुप क्या होता है? किनशिप ग्रुप वो ग्रुप होता है, एक्चुअल में ये हेल्प करता है, जो जितने भी रिलेशन होते हैं ये हेल्प करते हैं स्टेटस और प्रॉपर्टी को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास करने में, और ड्यूरिंग द पासिंग, और इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, कॉपरेशन भी होते हैं। कुछ ग्रुप किनशिप सिस्टम के अंदर ही दो ग्रुप बनेंगे जिसमें कॉन्फ्लिक्ट होंगे, जिनमें कॉपरेशन होगा, तो हमें किनशिप ग्रुप इसलिए डिफाइन करना जरूरी है। बाकी किनशिप टर्मिनोलॉजीज होती हैं। जब आप किनशिप डायग्राम बनाएंगे तो उसमें एक ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल मतलब मेल, सर्कल मतलब फीमेल, इक्वल साइन मतलब मैरिज, और सिंगल वर्टिकल लाइन मतलब डिसेंड्स। और अगर डार्क हो गया है, जैसे ट्राइंगल को हमने डार्क कर दिया तो मतलब डेथ, ब्लैक को डार्क कर दिया मतलब वुमेन की डेथ, और जिसके नीचे ईगो लिख दिया तो मतलब ये ही वो शख्स है जो पूरे किनशिप डायग्राम को बना रहा है। तो ऐसे ही होती हैं किनशिप टर्मिनोलॉजीज, ये हम अभी आराम से पढ़ेंगे, ये पूछी नहीं जाती हैं, ये बस मैंने एक हल्का सा परव्यू दिया है, ये कभी नहीं आएंगी। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कल्चरल जोन्स। कल्चरल जोन इज अ कॉन्सेप्ट जो किनशिप सिस्टम इन नॉर्दर्न इंडिया तो लिखा हुआ है, पर इरावती कर्वे ने, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे स्लाइड में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि इरावती कर्वे डिफाइंस द 4 कल्चरल जोन। वो कल्चरल जोन के नाम क्या है? नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन, साउथ जोन एंड ईस्ट जोन। रिमेंबर, उन्होंने वेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला है, वेस्टर्न जोन करके कुछ था नहीं। नॉर्थ था, सेंट्रल है, साउदर्न है और ईस्टर्न जोन है। इन्होंने 4 टाइप्स ऑफ किनशिप टर्मिनोलॉजीज में 4 में बाइफरगेट किया है। जो 4 जोन्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है उतना डीप में नहीं जाना है हमको, बस हमें ये देखना है इरावती कर्वे ने कल्चरल जोन में 4 जोन्स में डिफाइन किया है, नॉर्थ, सेंट्रल, सदर्न और ईस्टर्न जोन। एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट, एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट हमने पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको हम दोबारा फिर से नहीं पढ़ेंगे। अभी याद करना किस में पढ़ा था हमने, कुला एक्सचेंज, पोटलाक सिस्टम, ये हम पहले पढ़ चुके हैं बेसिक यूनिट्स में, तो हम इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो बस अभी 2 चीजें बची हैं, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। एजुकेशन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी बेसिकली हम उसमें वेबर एबर को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो हम उसको थिंकर्स में कवर कर लेंगे। एजुकेशन एंड सोसाइटी अभी आगे भी आएगा, आगे वाली यूनिट्स में हम उसको फिर से कवर कर लेंगे। तो अभी इस यूनिट में इतना ही। हाँ, मुझे पता है एजुकेशन, रिलीजन एंड इकोनॉमी बचा हुआ है, वो आगे वाली यूनिट में हम फर्दर कवर कर लेंगे, उसको बाइफरगेट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था आगे वाली यूनिट से। जो रिलीजन भी है एक पार्ट, रिलीजन को भी हम अच्छे से कवर करेंगे। तब तक के लिए अभी सीधे मिलेंगे यूनिट 4 में। इसमें जितना बचा है वो एक्चुअल में एक तरह से ओवरलैप हो रहा है आगे वाले यूनिट्स में, तो हम आगे वाले यूनिट्स में एक साथ कवर करते हुए चलेंगे। अभी इसको रिवाइज करेंगे, इसके एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज आपको तुरंत मिल जाएंगे। पीवाईक्यूज नहीं, इसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज और इसी के नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। जल्दी से जाकर उसको ज्वाइन करिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, क्योंकि इस बार पीजी निकालना है।